everyone. Hello everyone. Welcome to AcadExcel. Myself Dipali and I am your biology educator. कैसी चल रही है नीट की प्रिपरेशन? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे, है ना? बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बच्चों आप सभी. ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या था, क्यों पढ़ते हैं हम. पहली बात तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अभी तक जितनी तुमने प्रिंसिपल में बात पढ़ी है ना कि भाई मेंडल अंकल ने देखा था यार ये चीज़ यहाँ से यहाँ आ रही है, ये इस जनरेशन से उस जनरेशन में जा रही है, तो आखिर वो चीज़ क्या है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है. दैट इज डीएनए. नाउ वी डू नो दिस इज डीएनए. पर उस टाइम पे क्या है डीएनए, क्यों है डीएनए, क्या ज़रूरत आन पड़ी डीएनए की, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, है ना. तो यही सारी चीज़ें हमने देखनी है. हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डीएनए को पढ़ना कि भाई अब जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो रही है तो वो चीज़ एक्चुअल में क्या है, वो चीज़ किस तरीके से पैक हुई है, वो चीज़ किस तरीके से हमारी सेल के अंदर, हमारे इतने से न्यूक्लियस के अंदर इतना, मतलब अगर तुम अभी लेंथ जानोगे डीएनए की, क्या उसकी लेंथ और साइज होती है, सारी चीज़ें किस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक करके हमने एक न्यूक्लियस के अंदर फिट कराई है, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब यूनिवर्स ने हमको किस तरीके से बनाया है, नेचर ने हमको किस तरीके से बनाया है, इट इज़ अ ह्यूज थिंग. और उसी चीज़ को पढ़ने के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ा जाता है. लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टिल इंट्रोडक्शन. क्या है डीएनए, क्या है आरएनए, क्यों, किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है. न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों का सीक्वेंस है बेटा. कौन सी ये 3 चीज़ें? पहला हो गया नाइट्रोजनस बेस, दूसरा हो गया पेंटोज शुगर और तीसरा क्या हो गया आपके पास, व्हाट इज द थर्ड थिंग, फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जिसके कारण नेगेटिवली चार्ज आ रहा है तुम्हारे पूरे डीएनए स्ट्रक्चर पे. नाइट्रोजन बेस पेयर जो होगा वो आपके पास प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स आएंगे. एंड द सेकंड इज पेंटोज शुगर जो डीएनए के लिए तो डीऑक्सीराइबोस है और आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे. फर्स्टली हमने कल कंटिन्यू किया था, कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे. डीएनए की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे. फिर उसके साथ साथ ये देखेंगे, ग्रीन पे ग्रीन ही चल गया, डिस्कवरिंग ऑफ डीएनए, कैसे डिस्कवरी हुई डीएनए की, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट क्या था. आई डोंट थिंक आज हम हर्शी चेज तक पहुंच पाएंगे बट स्टिल हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचते. देखो इस चैप्टर के लिए मैं भगा नहीं सकती तुम लोगों को भी क्योंकि आई नो तुम्हारी कैपेसिटी कितना है, कितना तुम गेन कर पाओगे एक बार में. तो बच्चों मैं तुम्हें उतना ही डिलीवर कर रही हूँ जितना तुम एक बार में गेन कर सकते हो. तो प्लीज़ इसको ढंग से लेक्चर्स को देखिए. ढंग से अगर नहीं समझ में आता डू रीवॉच दिस लेक्चर वंस अगेन. फिर भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज फॉर यू. आप आराम से उसके अंदर लिख सकते हैं. इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग थिंग, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ क्वेरीज तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. इवन आप टेलीग्राम चैनल पे हमको डायरेक्ट भी बता सकते हो. तो बहुत अच्छी चीज़ है, प्लीज़ उस चीज़ का यूज़ करिए. डीएनए क्यों बेटर जेनेटिक मटीरियल है, आरएनए को क्यों नहीं हमने जेनेटिक मटीरियल बनाया. नेक्स्ट आ जाता है how DNA helps in storing and transmitting the genetic information and lastly the process of replication. चलो तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे. ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बच्चे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना. ये हमको अभी तक समझ में आ गया कहानी में कि हेलिकल स्ट्रक्चर है. हेलिक्स मतलब वो ऐसा एक घूमती हुई सीढ़ियाँ, वो है ये. ठीक है, तो जिसमें ये जो हेलिक्स है ये डबल हेलिक्स है और ये दोनों ही हेलिक्स किसके बने हुए होते हैं बच्चे, फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर. इन्हीं दोनों चीजों के ये बना हुआ होता है बेस. ठीक है, इसके बीच में आएगा नाइट्रोजन बेस पेयर्स और ये जो बेस पेयर्स है बच्चे ये है N2 नाइट्रोजन के बेस पेयर. और नाइट्रोजन बेस पेयर के अंदर अगर आप देखते हो तो आपको 2 चीजें मिलेगी, एडिनिन के साथ थाइमीन और साइटोसिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन. ठीक है, ये हमारे पास बेस पेयर्स रहते हैं. अब बात आती है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है. ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में हेलिकल स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है बच्चे, टिंग टिंग टिंग, दिस इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर. पहली चीज तो हमने लिखी ली है बेस. दूसरी चीज इट इज अ हेलिक्स. हेलिक्स मतलब एक तरफ ऐसा घूमता हुआ बन रहा है. ये
है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये घूमता हुआ बन रहा है। तो अगर मैं बात करती हूँ इस स्ट्रक्चर की, ये एक टर्न की, तो इस एक टर्न को बोला जाता है वन हेलिक्स और पिच, पिच और हेलिक्स, यही हेलिक्स है, ठीक है, यही हेलिक्स है। इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ बेस पेयर आते हैं बच्चे? तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ बेस पेयर आएंगे? 10 बेस पेयर। बेसिस और बेस पेयर की कहानी पहले भी बता चुकी हूँ। बेसिस क्या होगा? जब मेरे पास सिर्फ एडिनिन होगा। बेस पेयर क्या होगा? जब मेरे पास एडिनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होगा, साथ में ना पेयर चल रहे हैं। दूसरी बात, इनकी जो पोलैरिटी रहेगी, पोलैरिटी कैसी रहेगी बच्चे? पोलैरिटी रहेगी, एक अगर स्ट्रैंड जा रहा है 3' to 5', ये आया है 3' to 5' अगर मान लो, तो ये जाएगा 5' to 3', यानी एंटी पैरेलल पोलैरिटी चलेगी। बताया था ना, एक अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जाएगा और बीच में बॉन्ड बनाता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से मूव करेगा, कभी भी ऐसे मूव नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं सोच सकते तुम कि ये भी ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाता रहे, नहीं हो सकता। ये अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो ये नीचे की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक और पॉइंट क्या मिल गया? एक और पॉइंट क्या मिल गया कि इनमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी रहती है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी यानी 3' से 5' एंड 5' से 3', ये हमारे पास पोलैरिटी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ चीजें जो कि हमारे पास आ जाती है कि भाई कितने एंगल पे शिफ्ट होगा, कितना इन दोनों के, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ या 10 बेस पेयर हैं, तो 10 बेस पेयर में ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा, कुछ ना कुछ तो गैप होगा, ऑफ कोर्स होता है बच्चे। अगर हम देखो, तुम कभी सीढ़ी अगर चढ़े हो, है ना, बेसिक स्टेयर्स अगर आप चढ़ते हो, तो स्टेयर्स के अंदर हर ऐसा नहीं कि सब सीढ़ी सेम प्लेन पे बनी है, एक स्टेप है, एक स्टेप है, एक स्टेप है। तो वो जो स्टेप है, वो स्टेप कितने डिस्टेंस का है, वो डिस्टेंस हमको भी पता लगेगा कि अगर बेस पेयर है तो इन बेस पेयर के बीच में कितना गैप है, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो बेस पेयर के बीच में कितना गैप है, कहाँ पे कितने डिग्री पे टर्न लेता है, सारी चीजों की डिटेल अभी देखते हैं। चलो, सबसे पहले आ जाता है डीएनए इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। पॉली मतलब हो जाता है मेनी। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? न्यूक्लियोटाइड में आ जाता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस पेयर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये अपने पास आ जाता है, ये सारी चीजें आएंगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में और इसी का अपना डीएनए बना होता है। नेक्स्ट आ जाता है which is the backbone of which the backbone is made of sugar phosphate and the bases are projected inside। तो बेसिकली आप रेलिंग अगर देखें, सीढ़ी से समझो यार इसको, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। स्टेयर है, उस स्टेयर की जो रेलिंग है ना, जिसको पकड़ पकड़ के तुम नीचे आ रहे हो, जिसको पकड़ के तुम ऊपर जा रहे हो, ये जो रेलिंग है, ये रेलिंग है आपकी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन। और इस पे जो स्टेयर है जिस पे तुम चल रहे हो, ये जो चलने वाला हिस्सा है वो हो जाएगा आपके पास बेसिस। सिंपल चीज, ठीक। अगला, 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल मतलब अगर एक चेन 5 से 3 जा रही है तो दूसरी 3 से 5 जाएगी, सिंपल। फिर अगला आ जाता है हमारे पास, एरो का ध्यान रखना। The bases in the 2 strands are paired through hydrogen bond। Bases are paired through hydrogen bond, यानी जब यहाँ एडिनिन और थाइमिन जुड़ा है, this is by hydrogen bond। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा। अब अगर मैं बात करती हूँ एडिनिन और थाइमिन की, तो इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, यहाँ दिख ही रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ गुआनिन और साइटोसिन की, तो इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, टूटेगा नहीं, अंबुजा सीमेंट का जोड़ है। अगला,
Adenine thymine forms the double hydrogen bond and guanine cytosine forms the triple hydrogen bond. Simple, समझ में आ गया. Two chains are coiled in the right-handed fashion. Two chains किस तरीके से coiled है? Right-handed fashion के अंदर. The pitch of helix is 3.4 nanometer and roughly 10 base pair at each turn. तो 10 base pair बन रहा है और turn कितने का है बेटा? Pitch कितना है? 3.4 नैनोमीटर. तो pitch कितना है? 3.4 नैनोमीटर. नैनोमीटर में याद कर लो, एंगस्ट्रॉन में याद कर लो, किसी में भी याद कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाता है सबसे पहला? तो 34 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर. चलो आगे चलते हैं. द प्लेन, अब रफली कितना, एक हेलिक्स एक पिच कितना बना है बच्चे? एक हेलिक्स एक पिच, जिसको हम बोल रहे हैं एक पिच मतलब एक राउंड. ठीक है, वो एक राउंड, बस एक ही राउंड निकाल रहा है. वो एक राउंड किसका बना होता है? उस एक राउंड को हम पिच बोल रहे हैं. वो एक राउंड को पिच बोला जा रहा है. पिच समझना क्या है ना? तो एक राउंड इज पिच. फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि वो पिच के अंदर कितने बेस पेयर आते हैं? तो 10 बेस पेयर आ रहे हैं एक पिच के अंदर. फिर इसकी हाइट, इसके ऑलमोस्ट इसका डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर आएगा. 0.34 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉन. ठीक है, फिर उसके बाद अगली बात और क्या बोलता है ये? द प्लेन ऑफ वन बेस स्टैक ओवर द अदर इन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर टू कॉन्फर द स्टेबिलिटी. थोड़ा सा एक एंगल पे किसका रहता है? क्या एंगल है बेटा? कौन से एंगल पे ये शिफ्टेड रहेगा? 36 डिग्री के एंगल पे ये शिफ्टेड रहता है. एक एंगल दूसरे एंगल से 36 की डिग्री पे शिफ्टेड रहता है और ऐसे करके एक सर्कल बनाता है. यानी एक एंगल स्टैक में नहीं प्रेजेंट, ये ऐसा 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 घूमते हुए प्रेजेंट है. स्प्रिंग समझ गया ना किस तरीके से बोल रही हूँ मैं? थोड़ा सा 3D इमेजिन करके देखो. ठीक है, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन बढ़ाओ. क्लियर है बच्चे? तो 36 एंगल पे ये हर बार घूमता है. एक हेलिक्स जो है 36 डिग्री पे हर बार टर्न मारता है. फाइनली एक जो है स्ट्रक्चर बनाता है हमारे पास, हेलिकल स्ट्रक्चर. अब ये देखो तुम्हारे पास क्या आ जाता है. एक चीज और इसके अंदर लिखनी है हमने कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 2 नैनोमीटर. 2 नैनोमीटर का डिस्टेंस रहता है दो हेलिकल स्ट्रैंड्स के बीच में, दो हेलिकल बैंड के बीच में. ठीक है, जब ये कॉइल करेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा बेटा जी? 2 नैनोमीटर का. यानी दो के बीच में जो डिस्टेंस रहने वाला है वो कितने का रहने वाला है? 2 नैनोमीटर का. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. ये इस तरीके का आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है. अभी आपको इसने बताया है कि जब हम जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि बेस जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है. अब यहाँ पे आपके पास अगर नाइट्रोजन, शुगर से जब नाइट्रोजन अटैच होता है तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? अगर शुगर के साथ ये नाइट्रोजन जैसे अटैच्ड है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड. एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इसको बोला जाता है. और इसके साथ अब शुगर के साथ अगर मान लीजिए शुगर के साथ ये जो पेंटोस अटैच्ड है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. और जब दो शुगर को कनेक्ट करता हुआ एक फॉस्फोरस आ रहा है तो उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे तो नंबर, जितने नंबर ऑफ उसके पास नाइट्रोजन बेस होंगे उतने नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक, जितने उसके पास नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे उतने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे और उतने ही उसके पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे. पर अगर मैं बात कर लेती हूँ फॉस्फोडाइएस्टर की, तो फॉस्फोडाइएस्टर क्या हो जाएगा? एक को माइनस कर दो, जितने उसके पास न्यूक्लियोटाइड है, जितने उसके पास नाइट्रोजन बेस है, एक माइनस कर दो. ठीक है, उस चेन के अंदर जितने न्यूक्लियोटाइड है एक माइनस कर दो तो आराम से तुम्हारे पास डाइएस्टर बॉन्ड निकल आएगा. बीच में क्या जुड़ा हुआ है, किससे ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है. सिंपल. ठीक है, चलो अब बात आती है सेंट्रल डॉगमा की. क्या कहता है सेंट्रल डॉगमा? क्या होता क्या है सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो सबके साथ काम आएगा. ठीक है,
ये फॉर्मूला सिर्फ एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदे में हो, सबके अंदर होगी यही चीज़, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा हर ऑर्गेनिज्म में फॉलो होता है। इट इज़ बेसिकली, जब मैंने एक स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर बताया था उस टाइम पे मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के भी, मॉलिक्यूलर के बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे भी, कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होगा, डीएनए को बनाना है प्रोटीन, प्रोटीन को आगे जाके कोड करने का रहेगा कोई ना कोई कैरेक्टर। पर इस प्रोसेस के लिए ना प्रोटीन को डीएनए की डायरेक्ट भाषा समझ में नहीं आती। अगर मैं डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनाऊं तो प्रोटीन उसको मना कर देगा, है ना, प्रोटीन उसकी बात नहीं सुनेगा कि भाई मुझे तो पाथवे ही नहीं समझ में आ रहा है, तुम कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो, वो वाली स्थिति हो जाएगी। फिर उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, ये सहारा लेता है आरएनए का। बोलता है भाई आरएनए प्लीज भाई मदद कर दे यार, एक बार प्रोटीन को समझा दे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे कैसा कैरेक्टर चाहिए, ये बता दे तू किसको, ये बता दे तू प्रोटीन को, मैं तेरे को बता देता हूँ, तू प्रोटीन को बता दे आगे, ठीक है। आरएनए बेचारा दुखी आदमी नहीं है, वो मदद कर देता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो मदद कर देता है। ठीक है भाई बता दे क्या करना है, मैं बता दूंगा प्रोटीन को मेरे क्या जा रहा है। तो डीएनए जाता है, डीएनए एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट मतलब अगर तुमने ये जनरल इंग्लिश में भी अगर तुमने वर्ड सुना होगा तो जैसे ना लेटिन लैंग्वेज में अगर भाषा लिखी है तो ट्रांसक्रिप्ट कर दिया जाता है, ताकि भाई इंग्लिश में लिख तो दो ताकि सब तो पढ़ सके, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। अब तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती, तुम्हें हिंदी आती है कतई, तो फिर तुम हिंदी में पढ़ो, तो उसका ट्रांसलेशन हो गया। सबके लिए ट्रांसक्रिप्शन है ना, पर अगर तुम्हें स्पेसिफिक चाहिए, नहीं भाई मुझे तो गुजराती ही आती है, मुझे तो मतलब मराठी माइते, तो फिर तुम मराठी के अंदर लो, तो तुम्हारे लिए ट्रांसलेशन है। तो ये चीज़ हमने यहाँ कर दी कि जब डीएनए आरएनए को बताएगा तो इस प्रोसेस को तो कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, जब आरएनए प्रोटीन को बताएगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम ट्रांसलेशन। क्लियर है? तो ट्रांसलेशन। एक प्रोसेस और आता है जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी क्यों करना पड़ता है इसको रेप्लिकेट, इसको रेप्लिकेट इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और ये रेप्लिकेट करता है और उसके बाद ये मैसेज पहुंचा सकता है आरएनए तक, उससे पहले नहीं पहुंचा पाएगा। तो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, फिर उसके बाद ये आगे जाएगा फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड देन टू ट्रांसलेशन। सो फ्रांसिस क्रिक proposed the central dogma in the molecular biology which state that genetic material information flows from DNA to RNA and then to protein। कोई डायरेक्ट ये ना सोच ले कि भाई डीएनए ने बता दिया प्रोटीन को पता लग गया, नहीं, डीएनए आरएनए को बताएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, ठीक। और ये सबके साथ है ना, ये भी मत सोचना कि मैम ये क्या सिर्फ एक के साथ है, सबके साथ है, कॉमन है। चलो अब प्रोकैरियोट्स के अंदर अब देखते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए हमारा इतना बड़ा है, डीएनए की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अब डीएनए की अगर इतनी बड़ी लेंथ है तो उसको हम किस तरीके से पैक कर सकते हैं, क्योंकि उसका पैकिंग भी ऑब्वियसली बात है टाइम लेगा, है ना। सो डीएनए की जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है, क्योंकि हमारा डीएनए बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करते हैं, यहीं पे एक पॉइंट और ऐड कर लो, इट इज 2.2 अप्रॉक्स, पहले अप्रॉक्स का साइन बना लो। अब अगर इतना बड़ा डीएनए है 2.2 मीटर, सोच रहे हो 2.2 मीटर जितना तुम सोच रहे हो ना वो उतना ही है, तो 2.2 मीटर अगर इसका डिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है इसको मुझे पैक करने में, मतलब इतनी सी सेल, उस माइक्रो सेल है यार, माइक्रो सेल में भी उसका मिली माइक्रो न्यूक्लियस, उसके अंदर उसको फंसाना है मुझे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और यही काम करवाना है अब अपन ने। तो होता क्या है, अब होगा क्या, दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स है अपने पास। पहला आता है अपने पास प्रोकैरियोट, दूसरा आता है अपने पास यूकैरियोट। प्रोकैरियोट बेचारा आराम से बैठा है, इसको कोई दिक्कत है भी नहीं, इसमें ज़्यादा पैकेजिंग की ज़रूरत भी नहीं,
और फिर आता है यूकैरियोट। ये तुम्हारा दिमाग हिला देगा। ये मस्त चीज है। चलो पहले बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट होते कौन है? प्रोकैरियोट, पहले तो ये चीज जान लो, प्रोकैरियोट होते हैं तुम्हारे पास बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में आते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोट का सेल ही ना इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है, तो अब जब इसका सेल ही इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बेटा, तो इसमें ज्यादा कुछ भी मुश्किलात नहीं है। डीएनए अपना जो है वो ऑब्वियस सी बात है, प्रोकैरियोट पुराने टाइम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। सिंस नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो डीएनए जो है, तो डीएनए की इतनी कोई खास हाईली कॉइल्डिंग पैकिंग भी नहीं है ना, हाईली कॉइल पैक भी नहीं होता डीएनए, तो डीएनए बड़ा ही रफली पैक्ड रहता है। अगर मैं प्रोकैरियोट का केस देखूं तो प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा रफली पैक्ड रहता है और बहुत एक्स्ट्रा रफली पैक्ड। विथ पॉलीअमीन्स, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पॉलीअमाइन्स है, उनके साथ डीएनए जुड़ा पड़ा रहेगा। डीएनए की अगर खास बात मैं देखूं तो डीएनए है कैसा? डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज एंड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो डीएनए की जो प्रॉपर्टीज है इसके ही साथ लिख लो भाई, एसिडिक इन नेचर एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। तो एसिडिक इन नेचर एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो ऑब्वियस ही बात है इसको जोड़ने के लिए मुझे कोई ना कोई बेस का यूज करना पड़ेगा, है ना, कोई ना कोई बेस से जाके ये जुड़ेगा, तो इसीलिए मैंने अमाइंस लिया है, कोई ना कोई बेस से जाके ये जुड़ेगा ये। और अगर मान लो ये एसिडिक है, अगर डीएनए कैसा है, डीएनए डीएनए होता है आपका एसिडिक एंड नेगेटिव, तो इसको जोड़ने के लिए मुझे ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो कि होनी चाहिए पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसी होनी चाहिए बच्चे? बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। और यहीं पे हमारे पास एक नया आदमी आता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन वो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके अराउंड डीएनए जो है अपने आप को रैप कर लेता है, पैक कर लेता है, ठीक है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन कितने होते हैं? नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, कितने हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? सो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं H1 2A ये इस तरीके का H2A, H2B, H3, H4 और H1। H1 ये 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स, टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक होते हैं नेचर में, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होंगे? तभी उससे डीएनए जो है वो अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, बेसिक एसिडिक अट्रैक्ट, तभी जाके वो कहीं जाके रैप हो पाएगा, नहीं तो रैपिंग ही नहीं पॉसिबल। यूकैरियोटिक सेल कैसे, वो अलमीरा देखिए तुम लोगों ने जिसके अंदर सारे कपड़े फेंक देते हो तुम लोग, पटक देते हो एक तरीके से, है ना, सारी चीजें फिर दर दर करते ही जिस दिन अलमारी खोली सारे वार्डरोब से बाहर आ जाते सारे कपड़े। तो इसीलिए हमको उसको सेट करके रखना पड़ेगा कि भाई किसी भी दिन अगर मम्मी ने रेड मार दी ना तो सारी चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीजों को पैक करके बहुत ज्यादा एसेंशियल है रखना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट रहता है हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन के ये 5 कंपोनेंट्स हैं, इनको देखते हैं कि किस तरीके से अरेंज रहेंगे। ये एक और कौन इसी कलर से 1
इसके पीछे एक और है, ठीक है। थोड़ा सा अगेन 3D है, थोड़ा सा इमेजिन करना, एक के पीछे एक बनाया है मैंने, ओके, एक के पीछे एक है ना, इसके भी पीछे एक और है, तो मतलब 4 हैं और चारों के पीछे एक और है, ये भी है। ये अलग है, ठीक है, ये इसके साथ ही काउंट मत करना, ये अलग है। चलो, तो ये हमारे पास आ जाते हैं, अब अंदर मार्किंग कर दो, H2A, चार। अब जब 4 है ना बेटा, इसके पीछे और 4 है, 4 4 हो गए 8, 8 को हम बोल देते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑक्टामर। और क्योंकि ये हिस्टोन है इसीलिए हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन का बना है और हिस्टोन ऑक्टामर हम इसको बोलेंगे। इसके साथ अब तुम लोग बोलोगे कि अब क्या होगा मैम, अब इस पे कैसे डीएनए रैप होगा, तो बेटा ये हो गया अपने पास पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होगा वो अपनी रैपिंग कर लेगा। कैसे रैप करता है, पूरा एक टर्न, फिर उसके बाद आधा टर्न, और फिर ये बाहर निकल जाता है। बस देखो, पहले उसने पूरा टर्न घुमाया, ठीक है, इस तरीके से पीछे से आता है पूरा एक टर्न, फिर उसके बाद आगे से आएगा, ये पीछे गया और ये पीछे का पीछे ही निकल गया। तो ये एक टर्न है, एक ऐसा घुमाव किया है इसने सिर्फ, ठीक है, ये एक तरफ इस तरीके से घूमा है बस, और ये एक तरीके एक सर्कल बनाया और आधा ही सर्कल बनाता है, दूसरा पूरा सर्कल नहीं होता, दूसरा हाफ सर्कल बनाते हुए पीछे से निकल जाएगा, ठीक है। एक टर्न उसने पूरा मारा, एक टर्न हमने, कुछ नहीं मेरे पास धागा है नहीं मेरे पास धागा, कोई बात नहीं, एक टर्न उसने पूरा मारा, दूसरे टर्न में वो मारता, दूसरे टर्न वो घूम रहा है पर वो वैसा का वैसा ही निकल जाएगा, ठीक है, तो वो पूरा नहीं घूमता, वो आधा ही घूम के निकल जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड वो पूरा सर्कल एक बना देता है, और इस तरीके से हमारा जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता जाएगा। अब तुम लोग बात करोगे मैम 1 कहाँ गया, है ना, ये है 1, ये होता है H1। H1 जो है वो स्टेबिलिटी के काम आएगा, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। किसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, पूरे ऑक्टामर को, ठीक है। इस ऑक्टामर के साथ एक पिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये पिलर क्या करेगा, इसको गिरने नहीं देगा, तो ये पिलर इस तरीके से अटैच रहता है और ये पिलर इसको गिरने नहीं देता, और ये पिलर जो है वो क्या है, हिस्टोन 1 H1, ठीक है, और उसके साथ 4 बॉल्स जुड़ी हुई हैं, और एक बॉल के पीछे एक और बॉल है, ठीक है, ये हिस्टोन 1 H2A के पीछे H2A एक और है, H2B के पीछे H2B एक और है, H3 के पीछे H3 एक और है, H4 के पीछे H4 एक और है, ऐसा समझना इसको। ऑक्टेट है ये, ऑक्टामर यानी 8 है, टोटल कितने हैं ये 8, ठीक है। उसके साथ फिर ये एक और जुड़ा है H1, H1 को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। दिस इज न्यूक्लियोसोम। क्या है न्यूक्लियोसोम, जब हमारे पास डीएनए इज रैप्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए इज रैप्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन, तो ये क्या बना देगा बच्चे, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सा वो हिस्टोन प्रोटीन है जो न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है, जो न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है, कौन सा है वो वाला प्रोटीन, H1। सिंपल, H1 वो है जो न्यूक्लियोसोम का हिस्सा ही नहीं है। न्यूक्लियोसोम में हम किसको काउंट करते हैं, 8, यानी ऑक्टेट, हिस्टोन ऑक्टामर को काउंट करा है हमने, और एक ये हमारे पास जो है हमारा प्यारा डीएनए।
तो डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता जाता है और उसके बाद ये रिलीज हो जाता है। अब देखना, अब कहानी और सुनो क्या हो रहा है। तुम्हारे पास डीएनए, ठीक है, ये डीएनए रैप होगा ऑक्टामर पे, ये अभी दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ऑक्टामर, इस ऑक्टामर के ऊपर रैप होता हुआ डीएनए, ये इस तरीके से रैप होगा बच्चे, ये इस तरीके से रैप होगा कि धीरे धीरे ये रैप होता होता बहुत ज्यादा कंडेंस रैपिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या बनाना शुरू कर देगा, ये स्ट्रक्चर। मतलब हुआ क्या कि डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप करता जाता है। दिस इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन के ऊपर जैसे ही वो रैप करने लगेगा, एक हिस्टोन नहीं जुड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़ते हैं। जब बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर ये डीएनए रैप करता जाएगा, फाइनली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, और ये बहुत कंडेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ये ऐसा ही दिखता है, मोतियों की माला सा। तो ये मोतियों की माला सा दिखता है, और इस स्ट्रक्चर को जब ये सोचो अब इतना कंडेंस हो चुका है, इसको अब अपन क्या नाम देंगे, इसको अपन नाम देते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। नाम सुना है ना सबने, क्रोमेटिन थ्रेड। अब ये क्रोमेटिन थ्रेड क्या करता है, ये क्रोमेटिन थ्रेड धीरे धीरे, वापस बनाती हूँ इसको, क्रोमेटिन थ्रेड धीरे धीरे जुड़ता जाएगा और ये बनाता जाएगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम अभी जानते हैं एज क्रोमोसोम। जानते हो ना, सोचो ये ऐसे जुड़ता जा रहा है और इसने पूरा बना लिया है आपके पास क्रोमोसोम। ये पूरा बनाता जाएगा ये, एंड दिस इज व्हाट योर क्रोमोसोम। इसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमो मतलब होता है कलर्ड, और सोम मतलब होता है बॉडी। सो दीज आर कलर्ड बॉडी व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। अब जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे स्टेन करते हुए, तो ये आपको कलर्ड बॉडी नजर आती है। अब ये क्रोमोसोम ना, अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो काम की है और क्या क्या चीजें हैं जो मैम वेस्ट है, क्योंकि सारी चीजें तो ऑब्वियसली बात है काम की होगी नहीं। हमारा जो डीएनए है बच्चे, इस डीएनए के छोटे से सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। तो बाकी डीएनए का क्या काम है, बाकी डीएनए वेस्ट? यस ऑफ कोर्स इट्स वेस्ट। जो जीन है ना हमारे डीएनए पे, वो छोटी छोटी जगह पे प्रेजेंट रहता है। मान लो ये पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर इतनी सी जगह पे जीन प्रेजेंट है, बाकी जगह स्पेस फ्री है, एकदम फ्री। क्यों फ्री रखा है? इसीलिए फ्री रखा क्योंकि सनलाइट जो है बहुत बड़ा म्यूटेशन का कॉज है। अगर मान लो गलती से भी इस डीएनए को ये डीएनए किसी भी तरीके से अगर म्यूटेशन हो जाता है इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। भाई हम अपनी प्रोजेनी के साथ खिलवाड़ कैसे कर लें? तो हमने क्या कर दिया, हमने डीएनए का बहुत हिस्सा वेस्ट रखा है। वेस्ट यानी कि वहां पे कुछ भी जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वहां कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास जो जीन वाला हिस्सा है वो बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, और जो नॉन जीन हिस्सा है वो बहुत ज्यादा है। तो फालतू की चीजें हम साथ में लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल, तुमने कभी अगर देखा हो जब अमेज़न से ना कुछ डिलीवरी ऑर्डर आता है, तो अगर कुछ हैंडल विद केयर वास वगैरह अगर मंगाया हो तो कभी उसके अराउंड वो बबल शीट देते हैं, है ना, बबल शीट जो रैपर वो फोड़ते रहते हो सारा दिन, तो बबल रैपर देते हैं। क्यों दे रहे हैं? इतना सा अगर मान लो कुछ भी इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है, इम्पोर्टेंट कभी कुछ ऐसा चीज़ मंगाना जो बहुत ज़्यादा बहुत यूजफुल हो और उस पर पैकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, चीज़ इतनी सी है ना, उस पर पैकिंग करके क्या क्यों पैकिंग कर रहे हो तुम? क्या कर लोगे उस पर पैक करके? पैक इसीलिए किया जाएगा क्योंकि अगर ये गिर गया तो पूरा खत्म, ठीक है। अगर ग्लास का कोई ग्लास स्लैब अगर तुमने मंगा लिया, उस पर पैकिंग इसीलिए की जा रही है क्योंकि अगर ये गिर गया तो फिर पूरा खत्म, है ना, किसी भी तरीके से गिरना नहीं चाहिए। तो मैं उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ भेज रही हूँ,
एंड दैट इज बबल शीट, बबल रैपर जो आता है प्लास्टिक, कि वो कोई काम का नहीं है, वो टाइम पास की चीज है, पर मेन चीज जो है मेरे पास ये है, इस प्रिज्म को, इस ग्लास स्लैब को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ भी यही है कि पूरे डीएनए के अंदर जो इतना बड़ा ये क्रोमेटिन थ्रेड वगैरह सारे बन रहे हैं ना, क्रोमोसोम के अंदर आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो फालतू है, बट वो रखना जरूरी इसीलिए है कि कल को अगर मान लो सनलाइट आ जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, तो उस म्यूटेशन से मेरे डीएनए के जो जीन है वो अफेक्ट ना हो, क्योंकि अगली प्रोजेनी ही बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा असेंशियल है कि म्यूटेशन से इसको प्रोटेक्ट करना है मुझे। तो जीन को मैं बहुत कम स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस में रख दूंगी, और उसका जो बाकी का हिस्सा है वो फ्री है, वेस्ट, कोई ऐसा ज्यादा चीजों से बना हुआ है ही नहीं। ठीक है, चले आगे। चलो, तो वो जो वेस्ट है उस वेस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। काम का तो हमारा हिस्टोन था ना, तो हमारे पास जो वेस्ट है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और बना किसका होगा ये? ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन का। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ हिस्टोन की, तो ये जो हिस्टोन होता है, ये हिस्टोन बना हुआ होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन का। तो ये आर्जिनिन और लाइसिन का बना है हिस्टोन, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज द वेस्ट पार्ट, जो कि हमारे डीएनए को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, नॉन हिस्टोन का कुछ खास काम नहीं है, इट इज ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट, है ना, म्यूटेशन से यही तो प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है मेरे पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन डीएनए रैप करके पूरा बनाएंगे क्रोमेटिन थ्रेड, धागा पहले, और फिर धागा जो होगा वो पूरा ऊन का बॉल बना देगा। ठीक है, वो जो वूल बॉल होता है वो, और उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। चलो, अब क्रोमोसोम जो आता है बच्चे अपने पास, वो क्रोमोसोम दो तरीके का हो सकता है। ये क्रोमोसोम भी अपने पास दो तरीके का हो सकता है। क्या है दो तरीके? पहला हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। अब जो हेट्रोक्रोमेटिन है ना, ये बहुत टाइटली डेंसली पैक्ड रहता है। तो ये कैसा रहता है? इट इज डेंसली पैक्ड और डार्कली स्टेन्ड। इट इज डेंसली पैक्ड एंड डार्कली स्टेन्ड, यानी ये इतनी टाइट इसकी कॉइलिंग रहती है कि ये हमको ना बहुत ज्यादा, अगर हम स्टेन करके देखें ऑब्वियसली क्रोमोसोम को, कुछ हिस्से ना हमको बहुत एक्स्ट्रा डार्क दिखेंगे। तो वहां समझ जाना है हमने कि क्या है वो हेट्रोक्रोमेटिन वाला हिस्सा है। वहीं पे कुछ हिस्सा जो होगा हमको बहुत लूजली पैक्ड दिखेगा। अब जो चीज लूजली पैक्ड है, अब जो चीज अगर लूजली पैक्ड है, तो अगर वो लूज ढीली ढीली बंधी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, वो डार्कली स्टेन तो होगी नहीं, वो लाइटली स्टेन होगी। तो वो लाइटली स्टेन्ड रहती है। तो कुछ हिस्सा जो है डार्कली स्टेन्ड रहता है, जिसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स का हिस्सा जो होता है वो यूक्रोमेटिन कहलाता है, वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है। ठीक है, ये कहानी होती है हमारे पूरे हिस्टोन प्रोटीन की पैकेजिंग की। चलो अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम देखते हैं, इट हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज कंबाइंड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। तो कुछ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलीअमीन्स के साथ जब डीएनए मिल जाता है तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड।
इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन यूकैरियोट्स, अब यूकैरियोट्स की बात सुन लो भाई, क्या बोलता है, यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल्स हैं कॉल्ड दी हिस्टोन ऑक्टामर। 8 मॉलिक्यूल है बेटा, है ना, 8 मॉलिक्यूल हैं और ये 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होगा वो इस पे रैप हो जाएगा अराउंड दी हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। क्या चीज बना रहा है वो, न्यूक्लियोसोम। डायग्राम देखते जाओ, इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोसोम। तो जब पॉजिटिव ये जो अपने पास आ गया है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड, और हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, अब ऑब्वियस ही बात है यार, अट्रैक्शन तो होगा ही, पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल्स है ना, तो दोनों में अट्रैक्शन होने के कारण हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज न्यूक्लियोसोम। चलो, सो हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। अब हिस्टोन किस में रिच होते हैं, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स, रेसिड्यूज ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन के बने हुए होते हैं हिस्टोन्स। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी द पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। सिंगल न्यूक्लियोसोम कंटेन अबाउट 200 बेस पेयर। तो अगर मैं अप्रॉक्स डेटा लेके चलूं कि एक बार में कितना डीएनए का हिस्सा जो है वो एक न्यूक्लियोसोम में आता है, तो अबाउट 200 बेस पेयर एक बार में आ जाता है। 200 बेस पेयर जो है एक बार में रैप होता है एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर, ठीक है। क्रोमेटिन इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की क्रोमेटिन ही रिपीटिंग यूनिट है, क्रोमेटिन्स ही जुड़ते जाएंगे। इन न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। जब लूजली पैक्ड है, देख लो भाई, लूजली पैक्ड है तो वो लाइटली स्टेन होगा और उसको हम कहेंगे यूक्रोमेटिन। अभी जिसकी बात की, अगर लूजली पैक्ड होगा तो वो लाइटली स्टेन होगा, उसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। जो हिस्सा क्रोमोसोम का डेंसली पैक है, डार्कली स्टेन है, उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव whereas heterochromatin is inactive। heterochromatin क्या है बच्चे, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। इसी में एक डिफरेंस और ऐड कर लो, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म है, whereas ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन वाला जो हिस्सा है दैट इज एक्टिव एंड हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो हिस्सा है दैट इज इनएक्टिव। तो यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन जो होगा वो पैकिंग के लिए ही हेल्प किया है हमने, ठीक है, तो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई है बेटा बात, करके आ जाओगे क्वेश्चन अगर आता है तुम्हारे पास प्रोटीन्स पैकिंग का अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे ये समझ बैठते हैं कि मैम क्या हिस्टोन प्रोटीन ये जो है ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट के साथ ही क्या वन भी जुड़ा हुआ है? नहीं बेटा, ऑक्टेट के साथ वन कैसे जुड़ा हुआ रहेगा? वन जो है ये अलग है, ये जो है ये अलग है ऑक्टामर, इस पे रैप रहता है डीएनए। क्लियर है ये चीज? डन, समझ में आ गया? चलें आगे। ये देख लो एनसीईआरटी का डायग्राम, ये पूरा है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। ये एक बंडल जो बनाया ना, ये 4 का हिस्सा है, ये 4 का हिस्सा है, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि मैम आपने 4 क्यों बनाया, फिर एक दिखाया, वो कोर दिखाया है, उस अंदर उसके 4 ही हैं, और ये आ गया आपका H1 हिस्टोन, ठीक। इसके साथ ये देखो हिस्टोन ऑक्टामर बोला है ना, ऑक्टामर मतलब इस पे 4 हिस्से हैं, 4 बॉल्स हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, ठीक। फिर उसके बाद उस पे रैप है डीएनए। कितना डीएनए? डीएनए इज 200 बेस पेयर, सॉरी 200 बेस पेयर। क्लियर है बच्चे? चले नेक्स्ट। ओके डन। चलो अब नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स। पहला एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? पहला एक्सपेरिमेंट विल बी द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, कि भाई जेनेटिक मटेरियल जो है
जो अब एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है, अब 3-4 एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें सीरीज में पढ़ने हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक्सपेरिमेंट्स में हमने पढ़ना क्या है कि भाई अब जितनी भी डिस्कवरीज हुई, अब हमने ये चीज़ पढ़ ली है कि डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये चीज़ हम अब पढ़ चुके हैं। पर इससे पहले ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो डिस्कवरीज हुई होंगी, तभी तो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना। अभी तुम पढ़ रहे हो कि हिस्टोन के ऊपर रैप होता है, डीएनए रैप होता है, डीएनए में जीन प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्टली मैम डीएनए जो है प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता, बीच में मीडिएटर आरएनए को रहना पड़ता है। ये सारी चीजें नाउ यू नो, है ना, अभी तुमको पता है। अब जाओ थोड़ा सा फ्लैशबैक में, थोड़ा सा पीछे अपनी गाड़ी लेके जाओ कि भाई एक्चुअल में जब डीएनए की खोज चल रही थी उस टाइम पे क्या हुआ होगा, किस किस ने डिस्कवरी की, किस किस ने ये चीज बोली कि यार हुआ तो होगा ही ना। किसी ने बोला होगा कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, किसी ने बोला होगा नहीं आपको कुछ पता नहीं है, आरएनए है। तीसरा बंदा अलग आया कि अरे दोनों ही पागल हैं, डम एंड डम्बर, प्रोटीन है अपना जेनेटिक मटेरियल। तो अलग अलग बातें, अफवाहें तो ऐसी उड़ती है कि भाई प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। अब देखना है कि कौन एक्चुअल में है जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ, तो पढ़ते हैं एक एक करके। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल टुक अ लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। अब थोड़ा सा डिस्कवरी, अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। ग्रेगोर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन, सुने ना सबने नाम, क्या क्या नाम है। पहला तो ग्रेगोर मेंडल, मेंडल अंकल अपने फेवरेट ऑस्ट्रियन मॉन्क, है ना। वॉल्टर सटन, थियोडोर बोवरी वॉल्टर सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रूव किया था। डन, याद आ गया। फिर उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन, कौन थे, टीएच मॉर्गन, बताया था साउथ इंडियन हीरो है ये। थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पे काम किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, ठीक है, मक्खियों पे काम किया था। चलो इसके बाद अब क्या आता है, अगर and other numerous scientists has narrowed the search of chromosome located in the nucleus of most of the cell. In 1928 Frederick Griffith, अब नए आदमी आ गए, ठीक है, अभी तक जितने चल रहे थे हमने उनके नाम सुने थे, अब एक नए अंकल से इंट्रोड्यूस हो और इनका नाम है फेडरिक ग्रिफिथ। ओके, कब आए ये, 1928 के अंदर आते हैं ये। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, किस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चे, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक तरीके का बैक्टीरिया है, अब नाम बता रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यानी निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होगा। चलिए, सो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। विटनेस अब मैक्रोमोलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, इनके प्रिंसिपल को हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। चलो भाई बनाते हैं, क्या बोलते हैं अंकल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने कंप्लीट किया सबसे पहले, कंडक्टेड बाय किस पे करवाया, बैक्टीरिया पे, जो कि निमोनिया कॉज कर सकता है, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है ना, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, ये दो तरीके की कॉलोनीज बनाता है बच्चे। एक तो बनाता है ये रफ कॉलोनी, और एक बनाता है ये स्मूथ कॉलोनी। कौन सी रफ कौन सी स्मूथ मैम आपने कैसे बताया, देखो एक जब इनको ग्रो किया तब इन्होंने रफ कॉलोनी मतलब कि अगर मान लो ये सेल है तो बड़ी खुरदरी सेल है, इनके ऊपर कोई है ना पॉलिश्ड लेयर नहीं है, विजिबल है ना बेटा, इनके ऊपर कोई पॉलिश्ड लेयर नहीं है, बड़ी ही खुरदरी सेल्स हैं, ये रफ सरफेस है, इनका जो सरफेस है दैट इज वेरी मच रफ। और ये जो रफ कॉलोनी बनाने वाले बैक्टीरियाज हैं, इनमें हमको ये चीज दिखती है, इनके ऊपर कोई स्मूथ वो नहीं है, मतलब सिर्फ सेल वॉल है, इसके ऊपर सिर्फ सेल वॉल है, कोई पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर नहीं है, नो। ग्लाइको कैलेक्स लेयर,
कोई लेयर ही नहीं है, ग्लाइकोकेलिक्स की कोई लेयर नहीं है, कोई स्मूथनेस आएगी ही नहीं क्योंकि कोई लेयर ही नहीं है ऊपर सरफेस पे, एकदम रफ है ना। अब ये कैसे बैक्टीरियाज होते हैं, ये वायरलेंट नहीं होते। वायरलेंट मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग, ठीक है, ये इन्फेक्शन नहीं कॉज करते। सो नॉन वायरलेंट, ठीक है, विजिबल है, नॉन वायरलेंट, क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं स्मूथ कॉलोनीज की। स्मूथ कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, स्मूथ कॉलोनी वाले, इनके ऊपर स्पेशल तरीके की एक लेयर प्रेजेंट रहती है, यानी इनके बैक्टीरिया दिखते तो एकदम ऐसे ही हैं, बस स्मूथ कॉलोनी बोला है यानी इसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होगी, यस ऑफ कोर्स होगी, इसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है जिसके कारण ये एकदम स्मूथ दिखते हैं, ठीक है। अब ये एडिशनल लेयर किस चीज की है, ये एडिशनल लेयर है ये एडिशनल लेयर है ग्लाइकोकेलिक्स, ये एडिशनल ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर है, ठीक है। और इसके ऊपर सेल वॉल तो है ही, ग्लाइकोकेलिक्स भी प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है, दोनों ही चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स भी है, सेल वॉल भी, ओके। अब ये जहां ये नॉन वायरुलेंट होते हैं, ये वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट यानी कि ये कॉज कर सकते हैं निमोनिया, ठीक है, ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया कौन से होंगे बच्चे, जो कि स्मूथ कॉलोनी एस स्ट्रेन वाला होगा। ये स्ट्रेन का नाम याद रखना, कौन सा स्ट्रेन है, S3 स्ट्रेन। S3 वाला जो होगा वो स्मूथ कॉलोनीज बनाएगा। दूसरा स्ट्रेन R2 वाला जो होगा वो रफ कॉलोनीज बनाएगा। R2 है ना, एक बेकार सी ट्रिक बताती हूँ याद करने की, 2NO मतलब इसके ऊपर कोई नो, इट डज नॉट हैव एनी, it does not form smooth colony because it does not have it do not have glycocalyx layer. I know it's kind of stupid thing but still, बाय तुम्हें याद करनी, किसी भी तरीके से याद करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम एस स्ट्रेन वाला जो होगा वो वायरुलेंट होगा या आर वाला वायरुलेंट होगा। वायरुलेंट आर वाला होगा, सॉरी एस वाला होगा, और नॉन वायरुलेंट आर वाला होगा, ठीक है। तो नॉन वायरुलेंट है आर वाला और एस वाला जो है वो वायरुलेंट है। अब हमने क्या करना है, हमने लेना, ग्रिफिथ अंकल ने लिया, ग्रिफिथ अंकल ने क्या किया, माइस लिया, चूहा सॉरी, और 4 बार एक्सपेरिमेंट करवाया। ओके, एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यही लिख देते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं अंकल, एक R2 स्ट्रेन से माइस को इंजेक्ट कराते हैं, चूहा है, ठीक है, दिस इज योर चूहा अंकल। R2 स्ट्रेन से माइस को इंजेक्ट कराया, ठीक, क्या रिजल्ट आया, R2 इज नॉन वायरुलेंट। रिजल्ट ये आता है कि माइस जिंदा है, ये मस्त अपना टहलने निकल गया, घूमने निकल गया, एंड इट इज हैप्पी, खुशखुशाल चूहा जीवित। चलो अगला, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कराते हैं। अगेन इस बार इन्होंने क्या किया, S3 स्ट्रेन लिया, S3 वायरुलेंट है, चूहा और रिजल्ट ये देखते हैं कि चूहा मर गया, डेड, चूहा मर जाता है, सैड, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट कराओ। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या चीज पता लग गई, थर्ड एक्सपेरिमेंट कराते हैं। इस बार इन्होंने ट्रिक खेल दिया, क्या ट्रिक खेल दिया, इन्होंने हीट किल्ड S3 स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन, विजिबल है ना ये, हीट किल S3 स्ट्रेन। हीट किल यानी उन्होंने किया क्या कि उनको ऐसा लगा कि भाई मैं गर्म कर देता हूँ, हीट किल कर देता हूँ, यानी उसके अंदर जितना भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, या अगर हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, बेटा हीट एक ऐसा, एक तरीके से उनका ये मानना था कि उनको डीनेचर करना था, चाहे जो जेनेटिक मटेरियल हो उसको तबाह कर दो। और तबाह करने का पहला चीज ही आदमी ये सोचता है कि यार इसको है ना गर्म कर दो, है ना, हीट किल कर दो, तो गर्मी होगी, आग होगी, आग से तो यार
पत्थर भी जो है जलने लग जाता है तो ये भी तो जलेगा ही, कुछ तो नष्ट हो गई, कुछ तो खराब हो गई। तो उसने ये सोचा, तो यहाँ क्या किया उसने, हीट किल एस्ट्रेन लिया, यानी एस्ट्रेन तो था, वायरुलेंट तो था, और वो डाला फिर माइस में। जब वो माइस के अंदर डालते हैं तब उनको क्या पता लगता है कि माइस अगेन खुशखुशाल जीवन जी रहे हैं। माइस लिव्ड, माइस वाज हैप्पी एंड माइस लिव्ड, ठीक है, माइस जीवित था, वापस चला गया। चलो अब करा उसने फोर्थ में उन्होंने क्या करा, फोर्थ में ही टुक हीट किल्ड S3 प्लस R2 और ये इंजेक्ट कराया गया माइस में। जब ये इंजेक्ट कराया माइस में तो एक बड़ी, अब देखो होना क्या चाहिए था, हीट किल से मैम कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, माइस जी रहा था। R2 से भी मैम माइस जी रहा था, है ना। जब मैंने हीट किल और R2 को साथ में ले लिया तो भी माइस को क्या होना चाहिए था, जीना चाहिए था, माइस खुशी खुशी रहना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, माइस डाइड। चूहा बेचारा टैं बोल गया, मर गया, बाय अन्यंग। क्यों, ये क्यों हुआ, ऐसा इतना दुख दर्द इसको क्यों झेलना पड़ा। सुनो हुआ क्या यहाँ पे, अब ग्रिफिथ अंकल ने ये चीज निकाली, उनको भी यही चीज लगी थी कि यार जब R2 एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है और हीट किल S किया तब भी वो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, तब फिर ऐसा क्या दिक्कत हो गई कि जब हमने एक साथ इन दोनों को ले लिया तब मेरा माइस मर गया, चूहा मर गया, ये क्या चीज हुई। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज ऐसी थी जो कि R2 जो नॉन वायरुलेंट था, हीट किल S से नॉन वायरुलेंट R2 के अंदर चली गई और मेरे माइस को मार दिया वायरुलेंट बना के। वायरुलेंट बना के मतलब उसके बीमारी कर दी, और बीमार होगा तो वो बीमार चूहा कहाँ तक जीवित रहेगा, मर जाएगा, ठीक है। यानी उसने क्या बोला कि यार हीट किल में ना, हीट किल में कुछ तो ऐसी चीज थी जो कि R2 के अंदर शिफ्ट हो गई, चली गई R2 के अंदर, और उसके कारण मेरा जो चूहा था वो मर गया, ये उन्होंने बोला। बट क्या चीज गई है ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि भाई क्या चीज गई, ये अभी तक कोई नहीं बता पाया, ठीक। अभी तक इस बात पे किसी ने कुछ नहीं बोला। उनको ग्रिफिथ अंकल को ये तो पता लग गया कि यार कुछ तो चीज है जो आगे गई है, यानी समथिंग इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड मतलब कुछ चीज जो है वो हीट किल से R में कन्वर्ट हुई है, जिसके कारण ये R2 जो बेचारा शांति से बैठा हुआ था आक्रामक हो गया, ठीक है। R2 जो बेचारा आराम कर रहा था, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, अब ये वायरुलेंट हो गया, अब ये अग्रेसिव हो गया। अब ये क्या करेगा, ये आगे जाके निमोनिया कॉज करेगा। तो हीट किल और R2 जैसे ही मिल गए तो इसने आगे जाके निमोनिया कर दिया और बेचारा हमारा चूहा मर गया। यानी कुछ ना कुछ चीज है जो आगे ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसीलिए इस प्रिंसिपल को इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था, इसका अभी तक ये उनको नहीं पता कि क्या चीज आगे गई है, कुछ तो गया है ना, यहाँ पे कुछ तो गया है आगे की तरफ, पर ये नहीं पता क्या गया है, ठीक। चलो अब इसको पढ़ते हैं। ओके, सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे उन्होंने काम किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, और क्या देखा, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज जबकि द अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। दो तरीके के स्ट्रेन थे, क्योंकि बिकॉज सम हैज एस्ट्रेन जो कि एक लेयर बनाते थे, पॉलीसेकेराइड की लेयर, पॉलीसेकेराइड म्यूकस की लेयर, है ना, म्यूकस मतलब थोड़ा सा शाइनी इन अपीयरेंस रहेगा, है ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर, पॉलीसेकेराइड म्यूकस की लेयर है जो उसको शाइनी अपीयरेंस दे देगी। एंड आर स्ट्रेन डज नॉट हैव इट, तो माइस इन्फेक्ट विथ एस स्ट्रेन आर वायरुलेंट and die from pneumonia infection, but mice infected with R strain does not develop the pneumonia. R वालों में तो कोई निमोनिया डेवलपमेंट नहीं हुआ, S वालों में हो गया, S वाले बेचारे मर गए, ठीक है। ओके, सो यही 4 पॉइंट्स जो अभी अपन ने बनाए हैं। एस्ट्रेन को सबसे पहले डाला, तो एस्ट्रेन से क्या हुआ, जैसे ही इसको माइस में इंजेक्ट करते हैं माइस मर जाता है, क्योंकि S वाज वायरुलेंट, ये तो मारने वाला था ही। R वाले को जब देखा तो R वाला माइस में इंजेक्ट किया, माइस बेचारा खुशखुशाल जी रहा है, R वाला नॉन वायरुलेंट था, तो ये कंफर्म थी चीज। ग्रिफिथ वाज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम,
ग्रिफिथ को ऐसा लगा कि मैं बैक्टीरिया को जो है हीट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उस पर हीट करवा देता हूँ, यानी हीट किल एस्ट्रेन ले आया वो। तो हीट क्यों लेके आया? क्योंकि उसको लगा यार कुछ तो चीज़ है ना, और वो चीज़ के कारण बैक्टीरिया जो जब ट्रांसफॉर्म होगा तो कुछ तो चीज़ है जो नष्ट हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट होता है, ये तो देखने वाली बात है। He observed that heat kill bacteria injected into mice did not kill them. Heat kill ये रहा भाई, हीट किल जैसे माइस में इंजेक्ट किया, माइस स्टिल अलाइव। नेक्स्ट, व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ, कहानी बदली कहाँ, यहाँ मिक्सचर ऑफ हीट किल एंड लाइव आर, जब वो ये लेके आया ना तब आया कहानी में बदलाव। द माइस डाइड, माइस बेचारा मर गया, ठीक है, चूहा मर गया। ही रिकवर्ड द एस्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। अब बात क्या हुई कि यार कुछ ना कुछ तो चीज जो है आगे ट्रांसफॉर्म हुई है जिसके कारण माइस हमारा बेचारा अच्छा खासा मर गया। He concluded that our strain bacteria had somehow been transformed by the heat kill strain bacteria, transferred from the heat kill strain bacteria somehow, and something has been transmitted to it, has enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide code and become virulent। यानी कि S heat kill S से S3 से कुछ ना कुछ आगे बढ़ा है जो कि R2 को वायरुलेंट बना रहा है, जबकि R वायरुलेंट नहीं है बट ये तब भी R को वायरुलेंट बना रहा है। तो कुछ जो ट्रांसफर हुआ है ये क्या है अभी तक हमको नहीं पता। चलो ओके, इसके बाद एक्सपेरिमेंट आता है हमारे पास एवरी मैकार्टी चलो, अब हमारे पास तीन साइंटिस्ट आ गए, एवरी, मैक्लॉइड, मैकार्टी। इन तीनों ने 1944 में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ बोली। अब एनसीईआरटी में काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, कहानी क्या है ना, वरना बड़ा ऐसा अटपटा लगेगा कि यार मैम बीच में क्या लैग आ गया। तो सबसे पहले ग्रिफिथ अंकल लाए। ग्रिफिथ अंकल ने ये चीज़ बोली कि यार कुछ चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, वी डोंट नो दिस, क्या चीज़ है ना। फिर उसके बाद आते हैं एवरी मैकार्टी और मैक्लॉइड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया एस ट्रेन, और एस ट्रेन को तीन चीज़ों से इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करवाया। सबसे पहले क्या करवाते हैं, इस एस ट्रेन को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनएस डाल देंगे। देखो हुआ क्या कि तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब है, तुम्हें तीन पे शक है, तीन चीजों पे इनको शक था। कौन सी थी वो तीन चीजें कि यार या तो आरएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, या डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, या प्रोटीन होगा जेनेटिक मटेरियल। मैं बताया ना कि तीन चीजें आ रही थी, तीन बातें आ रही थी कि यार कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। तुम नहीं बताओगे कि सिर्फ डीएनए ही होगा। बहुत सारे लोग ये थे जो बोल रहे थे कि प्रोटीन ही होगा जेनेटिक मटेरियल। तो बहुत स्टेटमेंट्स थे, पर अब हमने एक्सपेरिमेंट करवाया। सबसे पहले क्या करवाया, आरएनएस डाला गया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी S3 जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था ना, अब S3 के साथ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना है। S3 के अंदर आरएनएस को जब डाला गया तो आरएनएस क्या करेगा बेटा, ऐसा एंजाइम है कि आरएनएस बेसिकली आरएनए को खा जाएगा, है ना। तो अब यहाँ बचा क्या है, सिर्फ हमारे पास व्हाट लेफ्ट इज डीएनए प्रोटीन, व्हाट लेफ्ट इज डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए प्रोटीन हमारे पास बचा है, आरएनए को पूरी तरीके से हमने नष्ट करवा दिया, ठीक है। हम आरएनए को पूरी तरीके से नष्ट करवा देते हैं, हमारे पास बचता है डीएनए और प्रोटीन। पर तब जब हम इसको R2 के साथ
वापस इंजेक्ट करवाएंगे, तब हमको क्या चीज पता लगेगी, कौन सी कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ स्मूथ कॉलोनी। स्मूथ कॉलोनी मतलब क्या हुआ बच्चे, स्मूथ कॉलोनी मतलब अभी भी वायरुलेंस है, यानी वायरुलेंट बैक्टीरिया अभी भी बन रहा है। इसका मतलब जब हमने आरएनए से आरएनए को खत्म कर दिया और हमारे पास डीएनए और प्रोटीन बचा, यानी अभी भी कुछ है जो एस स्ट्रेन की पावर को अभी भी आर में शिफ्ट कर रहा है और स्मूथ कॉलोनी बना रहा है। स्मूथ कॉलोनी इज व्हाट, स्मूथ कॉलोनी इंडिकेट करती है वायरुलेंस को। वायरुलेंस को, कुछ तो चीज है जो आगे ट्रांसमिट हो रही है और वायरुलेंट बना रही है। वायरुलेंट मतलब कि ये मारेगी, अब सारे के सारे जितने ये हैं चूहे, इनको वायरुलेंट, इनको मारेगी, निमोनिया कॉज करेगा। चल अगला आया वापस इस S3 के साथ, हमने इस बार क्या किया, प्रोटीन ले लो भाई, यानी प्रोटीनेज। प्रोटीनेज क्या करेगा, विल डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। जैसे ही प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, व्हाट लेफ्ट इज आरएनए और डीएनए बचे हैं। आरएनए डीएनए बचा, यहां से प्रोटीन गायब हो गया, आरएनए डीएनए बच गया। अब आरएनए डीएनए जैसे ही बचा, तब हम क्या देखते हैं, चलो इसका देखते हैं रिजल्ट। अब जैसे ही ये प्लस R2, अब हमको देखना है क्या अभी भी चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, तब हम क्या देखते हैं बच्चे, इसका क्या रिजल्ट आता है कि अगेन स्मूथ कॉलोनीज आर प्रोड्यूस। स्मूथ कॉलोनीज यानी वापस से क्या बन रहा है, वायरुलेंट, वापस से वायरुलेंस, ठीक है। वापस से मुझे ये चीज दिख रही है कि स्मूथ कॉलोनीज बन रही है। स्मूथ नहीं बननी चाहिए, यही चीज हमको चाहिए कि स्मूथ ना बने। मतलब अभी भी ये है कि यार जब मैंने प्रोटीन, पहले मैंने आरएनए को खत्म किया, ठीक है, आरएनए को खत्म किया तो मेरे पास डीएनए और प्रोटीन थे, पर डीएनए और प्रोटीन के बावजूद क्या हो रहा था, एस स्ट्रेन में से कुछ ना कुछ चीज इसमें ट्रांसफर होगी, जो कि आर को क्या बना रही है बच्चे, आर को बना रही है ये वायरुलेंट, आर को ये वायरुलेंट बना रही है। फिर उसके बाद मैंने प्रोटीन को हटा दिया, मैंने कहा प्रोटीन को हटाओ, कतार से इसको हटाओ। अब बचा मेरे पास क्या, आरएनए और डीएनए, ठीक है। प्रोटीन को हमने कतार से हटा दिया, अब बचा मेरे पास आरएनए और डीएनए। जब मेरे पास आरएनए डीएनए बचा, तब भी मेरे को ऐसा दिखा यार अभी भी स्मूथ कॉलोनीज, यानी अभी भी कुछ चीज है जो एस से आर में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अभी भी आ तो गए हैं निष्कर्ष पे कि भाई जब दो हट गए हैं, जब आरएनए को देखा और प्रोटीन को देखा, अब पता तो हमको वहीं लग जाना चाहिए कि यार डीएनए है, पर साइंटिस्ट है ना फैक्ट पे, साइंस ना फैक्ट पे मानती है। चलो भाई फैक्ट दिखा देते हैं, फिर इनको क्या बोलता है ये। ओके अगेन S3 क्या किया, इस बार लिया डीएनए, जो कि डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। डीएनए खत्म, ठीक, डीएनए खत्म, तो अब बचा क्या, बचा है लेफ्ट इज आरएनए प्लस प्रोटीन। अब क्या होगा, प्लस R2, अब बन गई रफ कॉलोनीज। रफ कॉलोनीज यानी नॉन वायरुलेंट। धमाका, बढ़िया, खुशी, सब लोगों के, सब लोग हैरान परेशान कि भाई ये क्या था, और जिन्होंने डीएनए सोचा था वो तो खुशी के मारे झूम ही उठे। ऐसा ही होगा, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। चलो सो हुआ क्या, फाइनली ये हुआ कि हमने डीएनए के थ्रू डीएनए को डाइजेस्ट करवा दिया। जैसे ही हमने डीएनए को डाइजेस्ट करवाया, हमारे पास आ गया आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए को डाइजेस्ट करवाया, बचा कौन, आरएनए और प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन क्या करेंगे बेटा, अब लेफ्ट इज आरएनए एंड प्रोटीन। ये क्या करता है, R2 के साथ जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, तो हमको क्या मिलता है कि S जो है ये R में क्या चीज जो ट्रांसफर हो रही थी, जो कि स्मूथ कॉलोनीज बना रही थी, अब ये स्मूथ कॉलोनीज है ही नहीं। इसका मतलब
कि जो चीज आगे ट्रांसफर हो रही थी दैट वाज डीएनए, है ना। ये सारा खेल जो रच रहा था ये था डीएनए, तो डीएनए ही किंग था, है ना। ताज अच्छा लग रहा है क्या? तो डीएनए ही था जो कि आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहा था। बट उस टाइम पे जो अभी एक्सपेरिमेंट हुआ था अपना फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला, उसमें उनको पता नहीं था कि भाई क्या चीज़ आगे ट्रांसफर हो रही है, जिसके कारण वो कंक्लूड नहीं कर पाए कि ये जो आगे ट्रांसफर हो रहा है दिस इज डीएनए। बट अब हमको, क्योंकि हमने मैकार्टी मैक्लोइड वाला एक्सपेरिमेंट देखा, तब हमको ये चीज़ पता लगी कि हाँ ये जो चीज़ आगे ट्रांसफर हो रही है दिस इज नथिंग बट डीएनए, क्योंकि हमने आरएनए खत्म करवा दिया, हमने प्रोटीन खत्म करवा दिया। तब भी हम जब देख रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, स्मूथ कॉलोनी, खराब वायरलेंट वायरलेंट, यहाँ मिल गया हमको रफ कॉलोनी। रफ मतलब नॉन वायरलेंट, यहाँ कोई वायरलेंस है ही नहीं, यानी ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा। तो यही एक्सपेरिमेंट जो था ये कंडक्ट करवाया गया था 1944 में, जिसमें ये प्रूफ हुआ था कि भाई डीएनए जो है वो अगेन क्या है हमारे पास, डीएनए इज आर जेनेटिक मटीरियल। बट बेटा इतनी आसानी से सक्सेस मिल जाए तो वो तो फिर ये क्या है, ये स्टोरी का एंडिंग हो नहीं सकता ना, कुछ तो देखना पड़ेगा। बाकी लोग आएंगे फिर से वो बोलेंगे आपने कुछ गलत किया है, टिप्पणी फालतू की, तो वो देंगे, तो वो भी दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ये प्रूफ करना था कि क्या जो इतना ज़्यादा मैकार्टी मैक्लोइड और एवरी ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में डीएनए है, मतलब तुक्के से भी तो निकल सकता है। उनका ये कहना था कि यार जो तुमने निकाला है ये तो ऐसे सिंपल भी निकल सकता है, अब मैं इस बार ना बैक्टीरिया नहीं लूंगा, ठीक है, मुझे तो तुम्हारे बैक्टीरिया में ही दिक्कत लग रही है। तो इस बार उन्होंने क्या किया, अब आ गए हमारे पास पिक्चर में एक और नए 2 लोग और 2 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, मतलब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे जिनका नाम था हर्शी चेज और मार्था। तो मार्था और चेज जो है, या हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट जो है, अब ये कंडक्ट होगा हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। तो हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट के अंदर अब ये और खोज करेंगे और ये देखेंगे कि यार एक्चुअल में क्या डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कहीं तुक्के से ही तो नहीं आ गया पिछला वाला जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो उसके अंदर कैसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे पता लग गया कि डीएनए है। तो ये इसके पीछे तो इन लोगों ने ये सोचा कि इस बार हम बैक्टीरिया नहीं लेंगे, हम वायरस लेंगे, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरियोफाज पे काम किया, ठीक। तो अगला ये एक्सपेरिमेंट जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आज का लेक्चर आप सभी के समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि अब कहानी शुरू होगी। अब समझ में आ चुका है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल था, बट एक एक्सपेरिमेंट और होगा दैट इज हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद एक नाइट्रोजन का, बट वो तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यार अब जब डीएनए आ ही चुका है तो अब ये डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, ये डीएनए जो है आरएनए कैसे बनाएगा, और ये डीएनए आरएनए बनाने के बाद वो आरएनए प्रोटीन कैसे बनाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, और फिर वो प्रोटीन कैरेक्टर बनाता है। तो ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।